सुंदरी बाई के नाच जी। और ये मंडली उस वक्त भिखारी ठाकुर से भी ज़्यादा लोकप्रिय थी कि जानबूझ करके छोटी जातियों वालों ने भिखारी को उछाला है और महेंद्र मिश्र को दबाया गया है जी। कि अगर महेंद्र मिश्र नहीं होते तो भिखारी को लोग नहीं जानते। अच्छा। लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की मुलाकात भी हुई है, क्या ये सच है आपके? नहीं, ये सच नहीं है। कहा तो मजदूर वर्ग के लिए, जिस साधारण वर्ग के लिए भिखारी लिखते थे, वो वर्ग महेंद्र मिश्र का नहीं था। महेंद्र मिश्र का समाज कोठे पर रहने वाली वेश्याएं थी कि दिन भर सिधारी कमैहे खेसारी और रात के हरिके ले जाइए भिखारी। वाह। तो लोक नाट्य शैली ही भिखारी की शैली है और ये शैली विरक्त की भी शैली है। जी बिल्कुल। ये शैली रामलीला की भी शैली है जी। ये शैली नौटंकी की भी शैली है। तो इन सब चीज़ों की शैली ही भिखारी की शैली है। जी। भिखारी की अपनी कोई शैली नहीं है। लेकिन भिखारी ठाकुर पूरी दुनिया में जब चर्चित हुए, कहा गया कि भोजपुरी के शेक्सपियर हैं। आपने एक किताब लिखी जिसमें आपने कहा कि अनगढ़ हीरा थे। तो भिखारी ठाकुर चूँकि एक दलित मतलब अति पिछड़ी जाति से आने वाले नायक थे, उनके बरक्स एक नायक खड़ा करने की कोशिश की गई। महेंद्र मिश्र को कई जगह उनके बराबरी में खड़ा करने की कोशिश की गई है। क्या ये भिखारी ठाकुर के कद को कम करने की कोशिश है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सामयिक सवाल है और ये सवाल आजकल ज्वलंत सवाल है। बल्कि किसी ने कहा कि हमारी किताब को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में चर्चा हुई जी। और उस चर्चा का विषय यही था कि जानबूझ करके छोटी जातियों वालों ने भिखारी को उछाला है और महेंद्र मिश्र को दबाया गया है। जी। जबकि बात वैसे नहीं है। हम तो इतिहास देखेंगे ना, और जब हम शोध करने चले तो हमने देखा कि अगर ये बात है तो कहाँ है, उसका प्रमाण कहाँ है। तो पहले तो ये पता चला उनके परिवार से या उनकी स्वजातीय लोगों से, मतलब खास करके ब्राह्मण समुदाय से जी। अगर मैं खुल करके कहना चाहूँ तो उन लोगों ने पहले तो ये प्रचारित किया कि भिखारी ठाकुर तो महेंद्र मिश्र की देन है। अच्छा। वो उनके गुरु हैं और जब लगन समाप्त हो जाता था तो उन्हीं के यहाँ जाकर बैठे रहते थे। अच्छा। और उन्हीं से सीखते थे। और अगर भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र नहीं होते तो भिखारी ठाकुर नहीं होते। ये खास करके पहली किताब लिखने वाले महेश्वर प्रसाद ने लिखा है। अच्छा। हाँ, कि अगर महेंद्र मिश्र नहीं होते तो भिखारी को लोग नहीं जानते। अच्छा। लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। हमारी किताब में तो भिखारी ठाकुर का साक्षात्कार है और उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि वो महेंद्र मिश्र के यहाँ गए भी हैं या उनसे सीखते थे, ऐसा कुछ नहीं। और कला के माध्यम को भी अगर आप देखेंगे तो दोनों के दो माध्यम थे। असल में हम जो रचते हैं, हमारे सामने तो श्रोता या दर्शक सामने होता है। बिल्कुल। हम किसके लिए लिख रहे हैं? सही बात है। तो भिखारी ठाकुर जिस समुदाय के लिए लिख रहे थे, वो समुदाय महेंद्र मिश्र के गीतों का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि भिखारी के बारे में कहा जाता है, भिखारी कहते थे कि नाटक के बारे में कहते थे कि वो नाटक एक तरह से शीशा है, आईना है। अच्छा। और उस नाटक में हमारा समाज दिखाई पड़ता है, वो अपना चेहरा देख सकता है। और फिर उधर नाटक के दर्शक जो मजदूर अक्सर हुआ करते थे, उनके यहाँ एक कहावत थी कि दिन भर सिधारी कमैहे खेसारी और रात के हरिके ले जाइए भिखारी। वाह। मतलब दिन में अगर आप मजदूरी कीजिएगा तो रात में फिर नाटक देखिएगा तो दूसरे दिन मजदूरी करने की स्थिति में आप नहीं होइएगा। मजदूरी रात भर जगिएगा और फिर आपका देखना मजबूरी इसलिए कि उन मजदूरों की लगता था कि ये हमारी कहानी है। बिल्कुल। और हम अपनी कहानी आप बीती क्यों नहीं देखें। तो वो देखते थे, देखने से मानते नहीं थे और जब देखते थे तो दूसरे दिन उनकी मजदूरी मानी जाती थी।
तो संक्षेप में बात ये कि जिस मजदूर वर्ग के लिए, जिस साधारण वर्ग के लिए भिखारी लिखते थे, वो वर्ग महेंद्र मिश्र का नहीं था। महेंद्र मिश्र का समाज कोठे पर रहने वाली वेश्याएं थी मुख्य रूप से, या कुछ ऐसे ही लोग थे जो मनोरंजन के लिए महेंद्र मिश्र के गीत का उपयोग करते थे। और वेश्याएं तो उनके गीत इसलिए लेती थीं कि मुजरा में उनके गीतों से उनका कारोबार चलता था। अच्छा। क्योंकि उनके गीत श्रृंगारिक होते थे, उनके गीत पूर्वी होते थे, पूर्वी में श्रृंगार होता था, और वो श्रृंगार भी ज़्यादातर मांसल श्रृंगार होता था। जैसे बनवारी हो रहरी में बोलता सियार, बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे वो लिखते हैं विद्यापति, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, इस तरह का गीत महेंद्र मिश्र के यहाँ भी है। हमनी के राह प्राणी दोनों, हमनी के राह तो अलग है, दोनों पर मैंने छोटे बच्चे से शादी हो गई है वो, और वो जब तक जग जाता है जब रहरी में सियार बोलता है, और खोले के सब बाजू बंद, खोले ला केवार, आदि आदि शब्द आए हैं उसमें। ये सब मानसिक श्रृंगार करते हैं। बिल्कुल। या अंगूरी में डसले बिया नगिनिया, भैया के बोला या भैया के बुला दो, वगैरह वगैरह। तो ये सब गीत कोठे पर खूब चलते थे, और महेंद्र मिश्र ऐसे ही गीतों की रचना करते थे। तो इनके दर्शक, इनके श्रोता अलग थे, और भिखारी के श्रोता अलग थे। दोनों के दो श्रोता थे, इसलिए दोनों के मेल की कोई बात। अच्छा, कुछ साहित्यकारों ने अपने उपन्यास में जो भिखारी ठाकुर के जीवन पर लिखे गए हैं, मैं नाम की चर्चा नहीं करूँगा, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की मुलाकात भी हुई है। क्या ये सच है? आप नहीं, ये सच नहीं है। कहा तो कि दोनों में से एक तो कहते, भिखारी कहते कि हमसे मुलाकात हुई है, महेंद्र मिश्र कहते कि वो हमारे चेला थे। ठीक बात है। इसमें तो महेंद्र मिश्र की प्रतिष्ठा बढ़ जानी थी, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं, उनका परपोता आज कह रहा है, पहले नहीं कहता था। अच्छा, आपने अपने बराबर बात करते हैं, या जब भी भिखारी ठाकुर की चर्चा होती है तो आप कहते हैं कि दरअसल भिखारी ठाकुर ने जो रचा है, जो शिल्प लिया है, जो फॉर्म लिया है, वो दरअसल परंपरा से चला आ रहा फॉर्म है, और वो ईरान के कलाकार यहाँ लेकर आए थे। थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या है? असल में ईरान के कलाकार तो बाद की बात है जी। सच ये है कि भिखारी की जो कला है, नाट्य कला या प्रस्तुतिकरण, विदेशिया, जिसको लोग विदेशिया शैली वगैरह वगैरह ये सब नाम देते हैं, लेकिन है वो लोक नाट्य शैली। बिल्कुल। लोक नाट्य शैली, तो लोक नाट्य शैली ही भिखारी की शैली है, और ये शैली विरक्त की भी शैली है। जी बिल्कुल। ये शैली रामलीला की भी शैली है जी। ये शैली नौटंकी की भी शैली है। तो इन सब चीज़ों की शैली ही भिखारी की शैली है। भिखारी की अपनी कोई शैली नहीं है। ईरान की बात जो आपने बीच में उठा दी, और मैंने उसको इस रूप में देखा है कि भिखारी ठाकुर अकेले नहीं थे जहाँ से विदेशिया की परंपरा शुरू होती है जी, बल्कि भिखारी के पहले भी इस परंपरा में काम करने वाले लोग थे जी। जैसे हमने वृक्ष वगैरह का नाम लिया बिल्कुल जी। और उस तो ये सब तो थे ही। और मैं ये कहना चाहता था कि इस परंपरा में काम करने वालों में ईरान से मजदूरों के साथ उनके मनोरंजन के लिए कुछ आए थे लोग, कलाकार जी। क्योंकि मजदूर आए थे और बहुत दिन तक यहाँ रह के काम करना था। मुगल काल में तो कोठी बहुत बनते थे, बहुत, ताजमहल से लेके और आगरा फोर्ट तक सब उसी वक्त बना है। तो बहुत दिन तक काम उनको करना पड़ता था, कुछ यहीं रह जाते थे, शायद ही कोई लौटता था। गिरमिटिया मजदूर वाली बात थी। बिल्कुल। तो 1857 का गदर इसी समय हो जाता है, बहादुर शाह जफर का ज़माना है जी। और वो गदर असफल भी हो जाता है जी। असफल हो जाता है तो ऐसा एक कलाकार का परिवार अपने निर्वाह के लिए बिहार की ओर बढ़ता है। कलाकारों का परिवार? हाँ, कलाकारों का परिवार जी। वो छोटा ही परिवार था, कुछ बच्चे, कुछ माँ, कुछ पिता रहे होंगे। और वो बिहार में हथुआ महाराज अच्छा के राज्य में जाता है।
और वो कहता है कि हम कलाकार हैं, हमारे पास कला है, ये करते हैं वो करते हैं। और पहले के राजा देखिए अय्यासी भी होते थे, मनोरंजन के लिए भी वो कुछ कलाकार पालते थे। उनके यहाँ गाने बजाने को भी विकास मिलता था। बिल्कुल। दरभंगा महाराज या बहुत सारे बड़े छोटे छोटे राजा थे जिनके यहाँ प्रश्रय संगीत कला को भी मिला है जी। तो हथुआ महाराज ने उनकी कला देखी, प्रभावित हुए, उन्होंने जगह दे दी, कहा यहीं घर बना के रह जाओ, तो वहीं रह गए वो। तो 1857 की घटना है, लेकिन 1978 के आसपास उस परिवार में, अब कई लोग गुजर गए होंगे जी, लेकिन कला की एक धारा अंदर अंदर थी। तो उस परिवार में 2 बहनें पैदा हुई, एक तो सुंदरी बाई जो बड़ी थी, और एक छोटी बहन थी दुनिया बाई जी। कहा जाता है कि सुंदरी बाई गोरी थी, ज़्यादा खूबसूरत थी, दुनिया बाई थोड़ी सांवली थी, छोटी थी। और इन दोनों बहनों ने मिल करके एक मंडली बनाई जिसका नाम पड़ा सुंदरी बाई के नाच, सुंदरी बाई के नाच जी। और ये मंडली उस वक्त भिखारी ठाकुर से भी ज़्यादा लोकप्रिय थी। एक तो इसलिए कि भिखारी ठाकुर थे नहीं, ठीक है, इसलिए प्रतियोगिता का कोई सवाल नहीं था। और दूसरा सबसे कारण मेरी समझ से ये था कि उस वक्त औरत की भूमिका औरत कर रही थी और पुरुष की भूमिका पुरुष कर रहा था। यहाँ तक कि पेट्रोमैक्स नहीं था, वो मसालची माथे पर मसाल लिए चलते थे। अच्छा जी। और उसकी रोशनी में ये कार्यक्रम होता था। और सोचिए, और इसलिए ये नाटक बहुत लोकप्रिय था और कहा जाता है कि दूर दूर से लोग आते थे, पूरी रात ये कार्यक्रम होता था, राक्षस आदमी बन करके देखने आता था। तो ये पराकाष्ठा है लोकप्रियता का। तो उसके बाद फिर राम सकल पाठक द्विजराम जो एक किताब लिखते हैं सुंदरी विलाप, इसमें भी सुंदरी है, तो वो गीतों का एक संग्रह है, उसमें नाटक नहीं है। और तब तीसरा स्थान भिखारी ठाकुर का आता है। इसलिए भिखारी से साक्षात्कार में पूछा गया है कि आपके पहले विदेशिया कुछ था, तो उन्होंने कहा है कि नाम मैंने सुना है विदेशिया का। अच्छा, मतलब विदेशिया की परंपरा भिखारी ठाकुर के पहले थी, जिसका नाम भिखारी ठाकुर ने सुना था। उन्होंने कहा है कि इसी आधार पर हमने बिरहा बहार पहले बनाया, जिसमें सिर्फ संवाद है, और उसी को नाटक के रूप में सबसे पहले मुजफ्फरपुर के एक गांव में खेला गया था। अच्छा, ये एक मतलब अब हम लोग थोड़ी लंबी बातचीत हो रही है तो इसको थोड़ा ये करेंगे, संक्षेप करेंगे। एक कहा जाता है कि जब पहली बार भिखारी ठाकुर अपनी टीम को लेकर कलकत्ता गए थे, जो अब कोलकाता कहा जाता है, तो उन्होंने जो नाटक किया, तो जो मजदूर यहाँ से गए थे काम करने, उस नाटक को देखकर इतने द्रवित हुए कि वो लोग काम छोड़ के वापस आने लगे। तो फैक्ट्री मालिकों ने पुलिस से कहा कि किसी तरह से भिखारी ठाकुर का नाटक रुकवाइए। नहीं, ये उनके साथ नहीं है। अच्छा, ये उनके समकाल थे और उनसे छोटे थे रसूल अंसारी। अच्छा, उनके साथ ये घटना घटी है। अच्छा, रसूल अंसारी के पिता बावर्ची थे, अंग्रेजी ऑफिसर के मेस में, और इसलिए रसूल अंसारी जब कलकत्ता जाते थे तो अपने पिता के यहाँ ठहरते थे। ठीक। और रसूल अंसारी भी जब भिखारी का नाच नहीं मिलता था लोगों को लगन के दिनों में, अच्छा, तो लोग दूसरी उनकी इच्छा थी कि रसूल का नाच हमारे यहाँ चले। तो रसूल की भी वही शैली थी, तो उसी तरह की मंडली थी। अब रसूल के नाटक कोई लिखित आज मिलते नहीं हैं, बल्कि उनके बेटे पोते से जब हम लोग मिले तो बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि कोई आया जिसने कहा कि उनका लिखा हुआ नाटक पांडुलिपि दे दीजिए, हम उसे किताब के रूप में छपवा देंगे। लेकिन वो लेख के गया तो न लौटाया और न किताब की शक्ल में वो दे गया। तो इस तरह सारे नाटक गायब। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि भिखारी ठाकुर पर जितना काम सरकारी स्तर पर होना चाहिए था, आप संतुष्ट हैं राज्य सरकार ने जितना काम किया है भिखारी ठाकुर को लेकर? देखिए, जो मेरी जानकारी है, बिहार सरकार का जो वो जनसंपर्क विभाग है,
उसने भिखारी पर एक डॉक्यूमेंट्री नाटक बनाया है, जिसकी शूटिंग उसने कुतुबपुर भिखारी के गांव में, जी। संयोग से मुझको भी वहाँ ले जाया गया था, मुझसे भी पूछताछ उसमें की गई थी। और उनके कलाकार जो अवशिष्ट कलाकार थे, यानी भिखारी मर गए थे, उनका भतीजा गौरी शंकर ठाकुर जिस मंडली को चलाते थे जी। वो भी मर गए थे, लेकिन मंडली के कुछ कलाकार थे जो जैसे तैसे चल रहा था। जी। तो उन कलाकारों का कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करके उसकी शूटिंग हुई। तो इस तरह कार्यक्रम की शूटिंग, हम लोगों से कुछ पूछताछ, ऋषिकेश सुलभ से उस पर बातचीत की गई, संजय उपाध्याय से बातचीत की गई। फिर संजय उपाध्याय ने उनके नाटकों का थोड़ा थोड़ा अंश दूरदर्शन में भी डाला है। तो एक तरह करते भी थे विदेशी नाटक का तो मंचन। यही 2-3 काम सरकारी स्तर पर कहिए कि हुआ है। तो सरकारी स्तर पर उनकी किताबों के प्रकाशन की कोई कभी किताबें प्रकाशित की गई हैं सरकारी स्तर पर? हाँ, वो राष्ट्र भाषा परिषद ने, अब जैसे हम लोगों ने तो उनके 10 नाटकों का आप लोगों ने दो खंड में किया? 2 खंड में जी जी। और उसका नाम रखा हम लोग ग्रंथावली, जी, भिखारी ठाकुर ग्रंथावली 1 और 2। और इन्होंने नाम रखा भिखारी ठाकुर रचनावली। जी। और इन नाटकों के अलावे, हालांकि वही नाटक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, काम हम लोगों ने किया मेहनत से, और इन लोगों ने पका पकाया माल खा एक लिया। तरह से ले लिया। और कुछ फुटकर जो उनके गीत थे, भक्ति संबंधी गीत, कुछ श्रृंगारी गीत, कुछ भजन कीर्तन, उसको भी समेट के और उसी का नाम दिया है वो भिखारी ठाकुर रचनावली। यानी उसमें नाटक भी हैं और फुटकर भिखारी की रचनाएं भी हैं। तो भी राष्ट्र भाषा परिषद चूँकि बिहार का है, और बिहार आप कह सकते हैं कि सरकारी स्तर पर भिखारी को प्रकाशित करने का या प्रकाश में लाने का यही एक काम दिखाई दे रहा है। मतलब भिखारी ठाकुर पर अब तक जो काम हुए हैं वो निजी स्तर पर, जैसे आप जैसे लोगों ने जो किया है सो किया है, या फिर जैसे अभी तक हम लोग जानते हैं संजीव का उपन्यास है सूत्रधार, ऋषिकेश सुलभ जी का नाटक है बटोही, आपकी किताब है भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा। आपने तो बहुत सारा काम किया है, भिखारी ठाकुर ग्रंथावली का संपादन किया है। कुल मिला के भिखारी ठाकुर पर बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन वो निजी स्तर पर ही हुए हैं। सरकारी स्तर पर कुछ उस तरह का काम भिखारी ठाकुर, तो वही तो मैंने बताया, सरकारी स्तर पर इतना ही काम। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, एक रचनावली जो छापी भी गई है वो तो पहले से संपादित किताब से ही उठाकर छापी गई है, वही ले लिया गया है। जी जी। तो ये सरकारी स्तर पर तो यही काम दिखाई दे रहा है, और तो कोई अब तक नहीं है। भिखारी ठाकुर के नाम पर राजभाषा परिषद प्रत्येक साल एक पुरस्कार देता है 50,000 का। अच्छा जी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हालांकि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वो उनको मिला है जिन्होंने भिखारी पर काम नहीं किया है। और मैं इतना काम करके बैठा हुआ हूँ, जी, और किसी ने सोचा भी नहीं कि भिखारी पर मैंने काम किया है। तो ये सब है। बल्कि इसके पहले के पुरस्कार की मंडली में जी सर्वेसर्वा एक तरह से मैनेजर पांडे थे जी, और मैनेजर पांडे ने भिखारी ठाकुर पुरस्कार अपने गांव के पड़ोसी अक्षयवर दीक्षित, जो भोजपुरी में कुछ लिखे हुए हैं, उनका वो रिश्ते में उनके काका लगते हैं, उनको दिया है। अच्छा। अरे एक किताब है ये जितेंद्र यादव की, भिखारी ठाकुर प्रतिरोध का लोक स्वर। तो क्या भिखारी ठाकुर प्रतिरोध के लोक स्वर थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा तो कि भिखारी की अपनी सीमा थी, और मैंने तो साफ साफ कहा है कि भिखारी जब भी कुछ क्रांतिकारी बात करने चलते हैं, उनके आगे तुलसी खड़े हो जाते हैं। और तुलसी से इस बुरी तरह प्रभावित है भिखारी ठाकुर कि धर्म के चक्कर में वो रह जाते हैं। हो ये सोई जो राम रुचिरा का। हाँ, आपने जैसा कहा, उन्होंने ये भी कहा कि विधवाओं को साधु के आश्रम में चला जाना चाहिए। हाँ, साधुओं के आश्रम में भेज देते हैं। तो भिखारी का तो काम सामने है आपके, तो इसलिए भिखारी क्रांतिकारी बात कहाँ करते हैं, वही बंगाल से प्रभाव लेकर के यही तो 1-2 काम वो कर सके हैं। गांधी का ज़्यादा असर है उनके ऊपर, महात्मा गांधी का ज़्यादा असर है, और तुलसी धार्मिक असर है, क्योंकि जिस समाज में वो रहते थे वहाँ धर्म का बोलबाला है। लेकिन धार्मिक पाखंड के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, जो एक नाटक है उनका। नहीं, देखिए, बल्कि
मैं अब खोल के बता दूं कि बेटी बेचवा जो उनका नाटक है, बेटी वियोग, उसमें एक पंक्ति उनकी मौलिक किताब में है कि बभना के पोथी जरे और हजमा के पूत मरे। अब रचनावली में इस पंक्ति को अब ढूंढ जाइए, नहीं है। तो क्या साजिश के तौर पर हटाया गया है हाँ, उसको? हटाया गया होगा, क्योंकि ये तो बड़ी क्रांतिकारी बात है कि बभना के पूत मेरे, पोथी जरो, बभना के पोथी जरो, मतलब पूरी ब्राह्मणवादी हाँ, व्यवस्था पर आक्रमण है। शादी कराने तो उस वक्त ब्राह्मण जाते थे और साथ में नाव जाते थे, यही तो टिप्पण मिलाते थे। तो भिखारी जहाँ क्रांतिकारी बात करना चाहते हैं वहाँ से वो पंक्ति हटा दी जाती है। मतलब उन्होंने क्रांतिकारी बात तो की है, लेकिन साजिश के तौर पर उस बात को उनकी रचनावली से हटाया गया है। तो आप जैसे लोग उनकी वो बातें फिर से भिखारी ठाकुर की रचनावली में शामिल हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं तो अब वैसा कुछ अवसर आए, बिल्कुल। कहा तो कि भिखारी के नाम पर जितना, जैसा कि आपने को ज्यादा समझना चाहिए। आपने अपनी किताब में शुरू में लिखा है कि जो पिछड़ी दलित टोले की महिलाएं आती थी आपके यहाँ पत्र लिखवाने, वो कहती है कि सब बात लिखने के बाद इतनी जगह जरूर छोड़ देना जहाँ ये लिखा जाए कि थोड़ा पढ़ना ज़्यादा समझना, थोड़ा लिखना बहुत समझना। जी, तो ठीक है, आज की बातचीत थोड़ी ज़्यादा लंबी हुई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और तैयब हुसैन जी ने भिखारी ठाकुर के कई ऐसे रहस्यों को खोला जिन पर अभी बातचीत नहीं होती है। खासकर भिखारी ठाकुर बनाम महेंद्र मिसिर का जो विवाद खड़ा होता है, उसमें भी तैयब हुसैन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह भिखारी ठाकुर के कद को छोटा करने के लिए बार बार कहा गया कि भिखारी ठाकुर महेंद्र मिसिर के शिष्य थे, लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात तो ये है कि दोनों में कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। तो आज की बातचीत बस इतनी। तैयब हुसैन जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। वाह।